अधिकारी जीएस चैनल में। इसमें हम जो जीएस वर्ल्ड का टेस्ट नंबर 10 देखने जा रहे हैं, जिसमें जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान के 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होंगे आगामी पीसीएस एग्जाम के लिए। वो बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, राजस्थान पीसीएस हो, कहीं का पीसीएस हो, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसके पहले के सभी टेस्ट हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख सकते हैं। जीएस वर्ल्ड 2024-25 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारे टेस्ट लगे हुए हैं, आप उसको बारी बारी से देख लीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको, पूरा रिवीजन हो जाएगा तुरंत आपका। तो अगर वीडियो ये अच्छा लगेगा आपको तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है जीव विज्ञान अध्ययन करता है, तो किसका अध्ययन करता है? केवल जीवित प्राणियों का, केवल जीवित वनस्पतियों का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित व मृत वनस्पतियाँ दोनों का। तो किसका करता है ये? तो केवल जीवित प्राणियों का करता है जीव विज्ञान। तो ए इसका आंसर सही होगा। जीव विज्ञान में 2 शाखाओं में विभक्त है, एक है जंतु विज्ञान, एक है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो ए इसका आंसर सही है। दूसरा है सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, तो किससे देखा जा सकता है? तो खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता, कंपाउंड खुरदरबीन द्वारा। तो बी आंसर सही है इसका, इसी द्वारा देखा जा सकता है। हैंड लेंस द्वारा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक खुरदरबीन द्वारा। तो बी आंसर इसका सही है, बी आंसर सही दूसरे का। तो ल्यूवेनहॉक को जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का पितामह कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको पूछ सकता है। तो ठीक है, गला खराब है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में क्या कथन सत्य है बताना है। तो सत्य बताना है हमको। तो ये जीवाणु, ये पहला है, ये जीवित व मृत की सीमा पर होते हैं, नहीं वो वायरस होते हैं, उनको वायरस कहते हैं, विषाणु कहते हैं उनको। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, तो नहीं, ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पतियों की सीमा रेखा, ये भी गलत है, सब गलत है इसमें। ठीक है, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया के बारे में कोई कथन सत्य नहीं है इसमें। अगला है, तो इसमें जो बी वाला है, इसमें युगलीना कहते हैं उसको, युगलीना जो होता है वो इनकी सीमा में रहता है, युगलीना। दूसरे का जो एक्सप्लेनेशन युगलीना है ये। और तीसरे है अनावृत्ति बीज होता है, तीसरे का जो डेफिनेशन दिया है अनावृत्ति बीज का है, बीज। ठीक है, याद रखिएगा। वनस्पति और जानवर की सीमा रेखा पर युगलीना रहता है। ठीक है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? इंपॉर्टेंट है, कौन सा खनिज आवश्यक है बताइए। तो पोटेशियम आवश्यक है, सी आंसर सही है, पोटेशियम आवश्यक है। याद रखिएगा, पोटेशियम आपको मांस में मिल जाएगा, मछली में, अनाज में, फल में, सब्जियों में। जो सोडियम होता है वो रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये पोटेशियम है, सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है पायरिडॉक्सिन है, तो पायरिडॉक्सिन क्या है? विटामिन सी नहीं है, विटामिन B2 भी नहीं है, विटामिन ई भी नहीं है, विटामिन D6 है, विटामिन B6 है, ये डी आंसर सही है इसका। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो अग्नाशय को पाचक रस उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये बताना है। तो ये सिक्रीटिन है, सी आंसर सही, सिक्रीटिन है, याद रखिएगा इसको। 7वां है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? अगर हिंदी न समझ में आए तो इंग्लिश देख लीजिए। इन द ह्यूमन आई एट विच प्लेस द लाइट वेव आर कन्वर्ट इनटू द नर्व्स इम्पल्सेस। तो नर्व्स इम्पल्सेस में कहाँ पे चेंज होती हैं वही पूछ रहा है। तो कनिनिका या कॉर्निया में, नेत्र तारा में, रेटिना में, लेंस में।
तो कहाँ ये बदलती हैं? तो लेंस में बदलती हैं। डी आंसर सही है, लेंस में बदलती है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लेंस में ये नर्व्स पल्स में बदल जाती हैं। 8वां है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो न्यूट्रॉन को नहीं, प्रोटॉन को भी नहीं, परमाणु को भी नहीं, आयन को किया जाता है। डी आंसर सही है, आयन के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, आयन त्वरण मशीन में इसका यूज होता है, साइक्लोट्रॉन का कण। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। क्या कह रहा है कि सूर्याभिताप जो होता है, इंसोलेशन जो होता है, जो सूर्य से ताप मिलता है, जैवमंडलीय परिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। तो ये बात सही है। कारण क्या है? सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो कौन सा कथन क्या सही है इसमें बताना है। तो इसमें दोनों सही है और आर है, ए की व्याख्या कर रहा है। तो ए आंसर सही है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बढ़िया दिया है। अगला है 10 नंबर का क्वेश्चन है, गति प्रेरक का कार्य होता है, क्या होता है? तो यह हृदय स्पंदन कम करता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, यह हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, यह हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करता है। तो गति प्रेरक, द वर्क ऑफ स्पीड इंडक्टर इज, तो क्या करता है? यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, तो रेगुलेट करता है द हार्ट बीट को। ठीक है, तो बी आंसर सही है इसका 10वें का। गति प्रेरक को पीस मेकर भी कहते हैं, पीस मेकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गति प्रेरक पीस मेकर कहते हैं इसको। स्पीड इंडिकेटर दिया है, पीस मेकर होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज कंजर्वेशन एरिया किसके लिए है? घास स्थल के लिए, कृषि उत्पादन के लिए, वायुमंडलीय संतुलन के लिए, आनुवंशिक विविधता के लिए। तो किसके लिए है? तो आनुवंशिक विविधता के लिए। डी आंसर सही है। और कौन देता है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व का जो टैग कौन देता है? तो यूनेस्को देता है, यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम होता है, MAB होता है, मानव एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसके जो कार्यक्रम है 1968 में शुरू किया गया था। ये याद रखिएगा, इसको पूछता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। क्या कह रहा है? तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक प्रक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। तो किससे प्राप्त करते हैं बताइए? तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं, गुरुत्वीय संकुचन से। 2 से प्राप्त करते हैं, ग्रेविटी कंस्ट्रक्शन से और नाभिकीय संलयन से। तो 1, 2 इसका सही है। रासायनिक प्रक्रिया से नहीं करते, न नाभिकीय विखंडन से करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तारे 2 तरह से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एक नाभिकीय संलयन से और दूसरा है गुरुत्वीय संकुचन से। ठीक है, याद रखिएगा, ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको याद रखिए। ये दोनों है, रासायनिक अभिक्रिया मत मार के चले आइएगा। नाभिकीय विखंडन भी नहीं, नाभिकीय संलयन होता है उसमें। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबद्ध है? तो पोटेशियम की अल्पता हो जाती है तो क्या हो जाता है? गुर्दा क्षति तथा पेशीय लकवा, निम्न रक्तचाप, रक्त अल्पता, जोड़ों का दर्द और धूमिल दृष्टि। तो क्या होता है? तो गुर्दे की क्षति होती है और पेशी लकवा मार देता है। तो ए आंसर सही है इसका। तो पोटेशियम किस में पाया जाता है? तो बताए थे अभी। पोटेशियम का जो स्रोत होता है, मांस होता है, दूध है, अनाज है, फल है, सब्जियां हैं। ठीक है, इसका महत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन तथा तंत्रिकाओं की कायकी से है। इसकी कमी से उच्च रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता अगान हो जाती है इसमें। ठीक है, 14वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? औषधि वितरण के काम आने वाले खाली संपुट बने होते हैं। तो एम्प्टी पैकेट यूज फॉर द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आर मेड ऑफ, तो किसके वो बने होते हैं? तो याद रखिएगा, वो अंडा श्वेतक के नहीं बने होते, गोंद के भी नहीं बने होते, मांडी के भी नहीं बने होते, स्लेस के बने होते हैं। ऑफ सिंथेसिस कहते हैं उनको, ऑफ सिंथेसिस कहते हैं उसको। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ऑफ सिंथेसिस कहते हैं। 15वां, शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो ग्लूकोज नहीं है, सुक्रोज भी नहीं है, माल्टोज नहीं, फ्रक्टोज है। डी आंसर सही है, इसलिए शहद मीठा होता है बहुत ज़्यादा।
अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहाँ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहाँ पे स्थित है बताना है। पुणे में, लखनऊ में, हैदराबाद में, बेंगलोर में। तो पुणे में है, ये इसका सही आंसर है, पुणे में अवस्थित है, याद रखिएगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कीटनाशक है, विटामिन है, स्टेरॉयड है, एंजाइम है। तो स्टेरॉयड है, सी आंसर सही है, स्टेरॉयड है। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है। तो 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत द्वारा खींचते हैं, जो विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो गलत है ये, वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी इसका सही है, कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। तो इनिशिएट लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो इसलिए जल जाता है। डी आंसर सही है इसका। अगला समृद्ध यूरेनियम होता है, तो समृद्ध यूरेनियम क्या होता है बताना है। तो विशेष खोल में रखी यूरेनियम की छड़ें नहीं, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। तो बी आंसर सही है इसका। तो अगला क्वेश्चन है 20वें का। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किस उद्योग में होता है? तो लोहा और इस्पात में नहीं होता, खिलौने में भी नहीं होता, ग्लास और कुम्हारी में भी नहीं होता, ये वैद्युत वाले क्षेत्र में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में होता है। तो डी आंसर सही है इसका। अगला है 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा युक्त होता है शांतिकारक औषधि के रूप में? तो पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल एल्कोहल, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, कौन होता है बताइए इसमें कौन सा है। तो पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, वो ये है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग नींद लाने में किया जाता है, नींद की दवा में पोटेशियम ब्रोमाइड मिलाया गया होता है। 22वां है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्न कथन पे कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो दूरदृष्टि जो वाला व्यक्ति होता है, जिसको दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, नज़दीक की नहीं दिखाई देती, तो इसमें नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या दिया है कि सही नहीं है बताना। तो व्यक्ति दूर के पिंड को स्पष्ट देख सकता है, तो ठीक है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज मोर, तो ये भी ठीक है। निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस पर बनता है, तो ये भी ठीक है। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, तो ये नहीं, गलत है। ये उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। यहाँ पे दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डी आंसर सही है इसका, डी आंसर ठीक है। अगला है 23 नंबर का, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में दोनों ताप का प्रेषण समान होता है, तो होता है जब ताप का मान होता है। ताप का मान कितना होता है? जब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक समान बताते हैं, कब होता है? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में दोनों में ताप का प्रेषण समान होता है जब ताप का मान होता है कितना होता है? तो -40 डिग्री जब होता है तो ऐसा होता है। तो F -32/9 बराबर C/5। तो -40 जब इसमें रख देंगे, F -32/9 बराबर -40/5, तो 5/40 हो गया, 8/9। तो उसमें मैं गलत रख दिया हूँ, फार्मूला इस तरह से है। F = फार्मूला मैंने सही लिखा था, F = होता है, F माइनस होता है 32/9 बराबर C/5 होता है, ठीक है। तो F का मान कितना है? -40 है, तो -40 32/9 बराबर C/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -72/9 बराबर C/5, ठीक है। तो जब C बराबर इसे सॉल्व करेंगे तो -40 आ जाएगा, तो -40 डिग्री यही है, ये वाला, ठीक है। तो इसीलिए -40 पे दोनों समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का। तो भौतिक राशि है, उसकी इकाई बताना है। त्वरण की राशि क्या होती है? तो त्वरण किसे कहते हैं? चाल परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो चाल बराबर होता है मीटर/सेकंड होता है। चाल परिवर्तन की दर को, तो दर बन सेकंड फिर से हो जाएगा एक बार और, तो सेकंड से स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर/सेकंड स्क्वायर हो गया।
तेज चाल पर त्वरण की दर होगी तो 4 हो गया इसका त्वरण का। तो 4 हो गया इसका। बल का क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन होता है। बताइए बल का क्या होता है? कार्य का मतलब क्या होता है? कार्य का जूल होता है तो 1 हो गया। बल का न्यूटन होता है 3 हो गया। आवेग का न्यूटन सेकंड हो गया 2 हो गया। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 डी आंसर सही है इसका। ठीक है, अगला है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? सभी जो जैव यौगिक होते हैं, जीवित जीव होते हैं, उनका मूल तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक। तो क्या होता है बताइए? कार्बन होता है, सी आंसर सही है, कार्बन होता है। तो संसार के सभी जैव और अजैव पदार्थों का कार्बनिक यौगिक से निर्मित होते हैं। कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व कार्बन ही होता है, जैसे कि संयोजनकों में बंधों में जो सहसंयोजक बंधों से द्वारा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तत्वों से जुड़कर यौगिक का निर्माण करता है। तो इसका सी आंसर सही है। अगला है 26 नंबर का क्वेश्चन है, बताना है क्या सही है। तो निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन करना है। तो पहला है कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। तो ठीक है, क्विक लाइम कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, दूसरा हीरा, तांबा व लोहा। हीरा जो है तांबा व लोहा से कठोर होता है। तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन नहीं होता, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। तो नाइट्रोजन नहीं होता, हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो 3 और 4 गलत हो गया, तो 1 2 इसका सही आंसर है। तो ए इसका सही आंसर है। अगला है 27 नंबर का क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात करें। बताइए। तो पहला, पीतल, तांबा तथा जस्ता मिश्र धातु हैं। पीतल, तांबा, जस्ते की मिश्र धातु है। समझ रहे हैं बात? कामा नहीं होना चाहिए। तो पीतल जो है तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। तो ये बात ठीक है। दूसरा है मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तो मैग्नेटाइट का लोहे का है, लौह अयस्क है मैग्नेटाइट। तो गलत हो गया दूसरा। पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। तो दूसरा ठीक, तीसरा ठीक है इसका। ठीक है, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। ये रसायन नहीं है। चौथा भी गलत हो गया। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है क्या होता है? बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम का जो अयस्क बॉक्साइड होता है, याद रखिएगा। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट यूज होता है। तो ये गलत हो गया फोटोग्राफी वाला। तो 1 और 3 सही है इसमें, बी आंसर ठीक है। बी आंसर ठीक है, याद रखिएगा। तो आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ आ रही होगी तो इसके लिए माफ़ी कर दीजिएगा। गला सही नहीं हो रहा है, 4-5 दिन से परेशान हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका समस्थानिक होता है, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, उनको समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, परमाणु भार समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। तो ये गलत हो गया पहला। परमाणु भार भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक सेम होता है। तो बी वाला इसका आंसर सही है। समस्थान मतलब स्थान सेम है उनका, तो उनका क्रमांक सेम है। तो उनका परमाणु भार भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, समभारिक मतलब समान भार वाला, तो समभारिक कहते हैं जिसका भार समान होता है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है तो समभारिक कहते हैं। तो समभार मतलब समान भार। ऐसे करके याद करेंगे तो भूलेगा नहीं कभी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग क्या है? तो कौन सा रोग हो जाता है? मेनिंजाइटिस हो जाता है। डी आंसर सही है, मेनिंजाइटिस हो जाता है। तो डी आंसर इसका सही है। ल्यूकीमिया नहीं होता, पैरालिसिस नहीं होता, स्क्लेरोसिस भी नहीं होता, मेनिंजाइटिस हो जाता है। 30 है, प्रदूषक है और प्रभाव है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? तो ये श्वसन संबंधी रोग क्या करता है? लीवर किडनी की क्षति करता है, कैंसर करता है, क्या करता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल के कण, सीसा। तो कौन क्या करता है इसके बारे में बताइए। कुछ आइडिया है तो कुछ भी अपने मन से सोच लगाइए इसको। तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है उन केंद्रीय नर्व सिस्टम को प्रभावित करता है। ठीक है, तो 4 हो गया ये। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो श्वास संबंधी रोगों को बढ़ाते हैं। ये PM 2.5 जैसे होते हैं। तो दूसरा हो गया, धूल के कण क्या करते हैं?
तो कैंसर पैदा करते हैं 2 है। शीशा क्या करता है, तो लीवर और किडनी को डैमेज करता है, तो 1 हो गया। तो 4 2 3 होगा ना, ये 3 होगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1, बी आंसर सही है इसका, 4 3 2 1। ठीक है, याद रखिएगा। अगला, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो श्वास संबंधी रोग पैदा करते हैं। धूल के कण कैंसर पैदा करता है। शीशा जो होता है लीवर और किडनी पर क्षति पहुंचाता है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो EEG क्या करता है, ECG क्या करता है, EOG क्या होता है, EML क्या होता है। ठीक है, ECG हृदय का होता है, ECG 4 हो गया। EEG मस्तिष्क का होता है, तो 3 हो गया। EOG जो होता है वो आँख का होता है, 2 हो गया। और EML जो होता है 1 होता है, मांसपेशी। तो 3 4 2 1, तो बी आंसर सही है, 3 4 2 1। इंपॉर्टेंट था, इसको याद कर लीजिएगा, पूछ देगा, समझे रहिए उसको। 32 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना क्या है। ब्लू मून परिघटना के बारे में बताना है, क्या है ये। जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। ठीक है, पहला ही ठीक है इसका, ए वाला। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाती है तो उसको ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा होते नहीं है। जब एक ही कैलेंडर में वर्ष भर में 3 नहीं, ये सब नहीं है। पहला ठीक है, जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो जाए तो उसको ब्लू मून कहते हैं। 33वां है, आँख के रेटिना की परस्पर कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। तो आँख की रेटिना किससे तुलना की जाती है, फिल्म से, लेंस से, शटर से, आवरण से। तो किसी की जाती है, तो फिल्म से की जाती है। ए आंसर सही है, फिल्म से की जाती है। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन है कि एमनियोसेंटोसिस का एक तरीका है। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है क्या करने का है, तो भ्रूण के लिंग को, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को, अमीनो एसिड के प्रकार को, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को, हार्मोन के प्रकार को। तो भ्रूण को बताता है, भ्रूण के लिंग को बताता है। ए आंसर सही है इसका। तो एमनियोसेंटोसिस गर्भवती महिला के लिए किया जाने वाला एक प्रसव पूर्व परीक्षण है, जिसके तहत किसी विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता आदि की जांच की जाती है। इस परीक्षण के तहत विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर विद्यमान अलवीय द्रव की कुछ मात्रा निकालकर उसका विश्लेषण करके बताया जाता है उसको। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा, 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांत के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। नहीं पूछा है वो, कौन सा नहीं है, तो कैल्शियम है, फास्फोरस है, फ्लोरीन, आयोडीन नहीं है। डी आंसर सही है। 36 निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो इकोसिस्टम के बारे में क्या सही नहीं है, तो यह जैविक एवं अजैविक दोनों घटकों से युक्त होते हैं, तो पहला ठीक है। दूसरा, उसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, तो ये भी ठीक है। यह एक बंद तंत्र होता है, तो बंद नहीं तो ओपन तंत्र होता है, सी वाला गलत है, सी आंसर सही है इसका। तीसरा, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, तो ये भी ठीक है, तो सी गलत है, ये बंद तंत्र नहीं, वो खुला तंत्र होता है। ठीक है, ओपन सिस्टम होता है वो। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है, तो 0 कैलोरी मिलती है। ए आंसर सही है, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित कौन सा नहीं है, तो पहला है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, अंडाकार कक्षीय मार्ग, तो यह है जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से यह है पृथ्वी की कक्ष की जो उत्केंद्रता है, इससे जो जलवायु बदलता है हमारे पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों का अलग अलग, पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तिर्यकता से भी बदलता है, ये भी ठीक है। विषुवयन, पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर की स्थिति में भी जलवायु में परिवर्तन देखा जाता है। सौर किरणिक ऊर्जा सौर विकिरण से नहीं होता, डी इसका आंसर है, डी ही नहीं है संबंधित, बाकी तीनों संबंधित हैं, याद रखिएगा, डी नहीं है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो पौधे किसी भी नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करते, वो किस रूप के नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया, नाइट्राइट। तो किसको ग्रहण करते हैं वो, तो नाइट्रेट को ग्रहण करते हैं, बी आंसर सही है, नाइट्रेट ग्रहण करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, ये नाइट्रेट याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है।
तो पहला ठीक है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान नहीं रहता, तो दूसरा गलत है। तो इसका पहला सही है, दूसरा गलत है इसका, क्योंकि जो डायस्टेस है वो विद्यमान रहता है मानव के आंत में। तो ठीक है, सी आंसर है इसका। अगला, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है एथेनॉल के उत्पादन में? तो बी इसका आंसर सही है, सैकरोमाइसीज सेरेविक्सी। सैकरोमाइसीज सेरेविक्सी लाया जाता है, बी आंसर इसका ठीक है, बाकी सब गलत है। 42वां, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? तो कौन सा सही क्रम है? जनसंख्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृश्य नहीं। जनसंख्या, समुदाय, जनसंख्या से फिर समुदाय बनता है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र बनता है समुदाय से, फिर इसे एक भूदृश्य बनता है। तो सी सही है इसका, 42वें का सी आंसर सही है। जीव से जनसंख्या, जनसंख्या से समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र, और पारिस्थितिकी तंत्र से भूदृश्य बनता है, जिसको आप ऊपर से देखते हैं तो घर और बना रहता है, चीज़ें रहती हैं, तो रहता है। सी आंसर सही है इसका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो जीवाश्मिक ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन ठीक है, तैल चलित स्वचालितों की संख्या का विस्फोटन ये भी ठीक है, सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक वनोन्मूलन तो ये ठीक है। तो 1, 2, 4, 43 का 1, 2, 4 सही है, बी। जो सौर धधक में वृद्धि से कुछ मतलब नहीं है इसमें। तो इंक्रीज द सोलर फ्लेयर से क्या होता है? इससे जलवायु परिवर्तन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। 44 है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दृश्य किरणों की नहीं, अवरक्त की, पराबैंगनी की, यक्स की। तो किसकी सबसे अधिक होती है बताना है 44वें का। तो सबसे अधिक एक्सरे की होती है, याद रखिएगा, एक्सरे की सबसे सर्वाधिक होती है। इन ऑप्शन में एक्सरे दिया हुआ है, एक्सरे सर्वाधिक है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने पर किरण विद्युत क्षेत्र के छोड़िए जो है यक्स किरण की सर्वाधिक है, दृश्य से अधिक है, अवरक्त से भी अधिक है, पराबैंगनी से भी अधिक है, यक्स सबसे सर्वाधिक तेज है, ऊर्जा अधिक होती है इसमें। वैश्विक गांव की संकल्पना क्या है? तो ग्लोबल विलेज संकल्पना विकसित संकल्पना का विकास आधारित है, सामाजिक विकास पे, राजनीतिक विकास पे, परिवहन एवं संचरण का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो किस पर आधारित है? तो परिवहन एवं संचार का विकास पे है, सी आंसर सही है इसका, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगला है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग कहाँ होता है बताना है। कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, कूड़ा कचरा को इसमें रखने के लिए, हरे पेड़ों को काटने के लिए, खाद बनाने के लिए, तो कूड़ा काट जलाने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कचरे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो कचरे होते हैं, कूड़े होते हैं, उनको जलाने के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? तो किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरणों का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का, पराध्वनिक तरंगों का। तो किसका जो वेग सर्वाधिक होता है? तो उसमें प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, बी आंसर सही है। प्रकाश तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, इसलिए इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अतः निर्यात में भी गति कर सकती हैं, इसलिए इसकी गति होती 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो सर्वाधिक तेज प्रकाश है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। बाकी सब पराध्वनि, इलेक्ट्रॉन और कॉस्मिक किरणों में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो प्रकाश सबसे अधिक तेज चलता है, इनमें सबसे अधिक वेग प्रकाश का है। ग्राफीन होता है, तो ग्राफीन क्या होता है भैया? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, कार्बन की मिश्र धातु है, कार्बन का समस्थानिक है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, बी आंसर सही है, याद रखिए। ग्राफीन पूछता है, ग्राफीन क्या होती है? ग्राफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, या कार्बन के द्विआयामी है, सेकेंड 2D है, 3D 4D नहीं है, 2D है, द्विआयामी रूप है जो षटकोणीय जाली में व्यवस्थित होता है। कार्बन परमाणुओं की संरचना है, बहुत ही कठोर होता है ये, ठीक है। अगला है 49 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कथन और कारण वाला है, बताना है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। कि अगला है, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक का ही संश्लेषण करते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर सी होगा। एक सही है परंतु आर गलत है। तो अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, ये मनुष्य की खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। मानव अंग सूक्ष्म पोषकों का संश्लेषण नहीं करते,
समझ रहे हैं। शुष्क पोषकों का संश्लेषण नहीं करते, शुष्क पोषक बाहर से हमको लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे आयोडीन हो गया और बहुत तत्व हैं ऐसे, माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खनिज होते हैं, तो सब लेना पड़ता है हमको। आयोडीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब चीज़ें हमको लेनी पड़ती हैं, ठीक है। अगला है एंजाइमों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, तो ठीक है। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो दोनों कथन इसका सही है, सी आंसर इसका ठीक है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। और बहिस्रावी ग्रंथियों के स्राव को एंजाइम कहा जाता है। श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि आदि बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो एंजाइम जो होते हैं जैव उत्प्रेरक होते हैं और वे उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, याद रखिएगा इसको। अगला 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो विच आर द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। तो कौन सा शैवाल है ये? तो नीला हरा शैवाल जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन कौन क्या कह रहा है? तो श्याम बीवर ब्लैक होल के बारे में बता रहा है। तो हवाई जहाज क्या होता है ये? हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेख नहीं, सूर्य का एक धब्बा, आर्कटिक की एक जगह नहीं, ये सिमटा हुआ तारा है और कोलैप्स्ड स्टार है, कोलैप्स्ड स्टार है ये, ठीक है। यहाँ से प्रकाश भी वापस नहीं आता, इसी वजह से वो काला दिखाई देता है ये। अच्छा 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या उसकी बढ़ जाती है, त्रिज्या घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, ए आंसर सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी में, कोरंडम में, जिप्सम में, टैल्क में, किस में है? तो जिप्सम में विद्यमान है, सी आंसर सही है, जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान है। सुपोषण क्या होता है? सुपोषण के संबंध में बताना है। तो न्यूट्रिफिकेशन क्या होता है उसके बताना है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, तो ठीक है पहला। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, तो ये भी ठीक है, दोनों ही सत्य हैं इसके। तो ये जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करते हैं, क्यों करते हैं? जैसे जितना बैक्टीरिया हो जाएंगे तो उनको, जैसे पोषण कहीं जाता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया का और चीज़ों का विकास होता है, तो जितना बैक्टीरिया होंगे उतने उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी उनके जीवन के लिए, तो ऑक्सीजन डिमांड वहाँ पे बढ़ जाती है और जो घुलित ऑक्सीजन होता है उसको लोग तुरंत ही अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए ऑक्सीजन कम हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। सी आंसर सही है। अगला है वायु क्या है? तो वायु यौगिक है, मिश्रण है, प्रदूषण रहित क्षेत्र में यौगिक है, उपरोक्त से कोई नहीं है, तो वायु क्या है? एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताइए। वायु एक मिश्रण है, बी आंसर सही है। मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलने से बनता है। तो मिश्रण याद रखिएगा, मिश्रण है, मिश्रण है, मिश्रण है, मिश्रण है, मिश्रण है, यौगिक और मिश्रण में कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन है आवृत्ति पर विचार कीजिए। तो विचार करिए भाई, आकृति पर विचार करिए, आवृत्ति पर नहीं। तो पूछ रहा है ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह बिंदु वस्तु की अस्थायी स्थिति को सूचित करते हैं? तो अस्थायी स्थिति क्या है उसकी, वही बताना है आपको। तो ए पे जाएगा तो अस्थायी थोड़ी ना होगा, अस्थायी तो नीचे गिर गया, यहाँ पे अस्थायी नहीं तो नीचे गिर गया, तो कौन सा अस्थायी नहीं है? स्थिति ऊर्जा है इसकी और स्थिति है, तो कौन सा नहीं है बताइए? तो ए और सी नहीं है इसका, सी आंसर सही है, ए और सी इसका अस्थायी नहीं है। 58 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश का तरंग सिद्धांत निम्न में से किस भौतिक शास्त्री ने दिया था? तो न्यूटन ने, थॉमस यंग ने, मैक्सवेल ने नहीं, हाइजेन ने दिया था, बी आंसर सही है इसका, हाइजेन। हाइजेन ने बताया था कि जो प्रकाश है तरंगों से बना हुआ है, ठीक है। 59 ऊष्मा चालकता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। ऊष्मा चालकता से, तो स्टील है, लकड़ी है, जल है, स्टील है, जल है, लकड़ी है, जल है, स्टील है, लकड़ी है, तो स्टील, जल, लकड़ी, बी आंसर सही है इसका। स्टील में सबसे अधिक है, फिर जल में है, फिर लकड़ी में है। अगला है
सूर्य के नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की, निम्न ताप उच्च दाब की, उच्च ताप निम्न दाब की, अति उच्च ताप और कोई दाब नहीं। तो कौन सा आंसर सही है इसका? तो अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है, तो ए आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन का, भारत में घरेलू प्रयोजन के लिए बिजली का वितरण किस रूप में होता है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज, 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज, 102 पे 50 हर्ट्ज। तो किस में होता है? तो 220 वोल्ट की जो एसी करंट होती है और 50 हर्ट्ज का जो है उसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, तो ए आंसर सही है इसकी। अगला है, एक उष्ण वस्तु उष्मा विकिरण के रूप में अपनी उष्मा अपने प्रतिवेश में छोड़ देती है, तो उष्मा हानि की दर किस पर निर्भर करती है? वस्तु के तापमान पे, परिवेश के तापमान पे, वस्तु और परिवेश का तापमान के अंतर पे, वस्तु और प्रतिवेश के औसत तापमान पे। तो किस पे करती है? तो वस्तु और प्रतिवेश का तापमान के अंतर पे। और गर्मी में आप अपनी चाय ठंडी करते हैं तो बहुत देर में ठंडी होती है, और ठंडी में जब चाय ठंडी करते हैं तो ठंडी करने की जरूरत नहीं, जैसे छानते हैं उससे ठंडी हो जाती है। जैसे इसको छानेंगे छन्नी से, वैसे 1 मिनट बाद ठंडी हो जाएगी। तो समझ लीजिए, वस्तु और जो प्रतिवेश है उस समय का, उसका परिवेश है उस समय, इन्वायरमेंट है, उसके तापांतर पर डिपेंड करता है कि कैसे ठंडा होना है उसको, कैसे उसको उसका विकिरण किस रूप में उसकी हानि करेगा। ठीक है। 63वां है, कोहरा में पीले रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? कोहरा द्वारा पीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक किया जाता था। नहीं, सभी रंगों में पीला रंग का तरंगदैर्घ्य दीर्घतम है। नहीं, रेड का दीर्घतम है। सभी रंगों में लाल रंग नारंगी रंग को छोड़कर पीले रंग का तरंगदैर्घ्य दीर्घतम होता है। समझ रहे हैं? लाल रंग और नारंगी रंग को छोड़ दें तो उसके बाद पीले रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, किंतु लाल रंग का प्रयोग पहले से ही ब्रेक लाइट आदि और विराम लाइट में के रूप में हो चुका है, जबकि नारंगी रंग का परिहार उसके लाल रंग के समरूपता के कारण किया जाता है, इसलिए पीली लाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं बात? समझ लीजिए इस बात की, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कार के अग्रदीप हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो अग्रदीप हेडलाइट का दर्पण मतलब ये जो होता है, ऐसे जो कटोरी होती है उसकी, ये तो बल्ब तो यहाँ लगा होता है ऐसे। ठीक है, एक कटोरी जो होती है यहाँ पे से, ये कटोरी जो है इसी के बारे में पूछ रहा है, कौन कैसा होता है? गोली अवतल होता है, समतल होता है, बेलनाकार होता है, परवलयाकार अवतल होता है। तो कौन सा होता है? तो परवलयाकार अवतल दर्पण होता है वो। ठीक है, अवतल दर्पण होता है ऐसे, इसे पीछे कलई किया होता है ये। तो डी आंसर इसका सही है। अगला है, एक त्रिज्या की, एक लोहे की और एक काठी की गेंद निर्वात से या ऊंचाई से मोचित की गई है, तो भूतल पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा? तो निर्वात में जब गिर रही है तो कोई रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा है, कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रही है, तो दोनों बराबर समय में पहुंचेंगे। सी आंसर सही है इसका, 65वें का। ठीक है, याद रखिएगा, ग्रेविटी नहीं लग रहा है, ना ही कोई घर्षण लग रहा है। सी आंसर सही है। कथन 1, कथन 2 को बताना है। कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया कि लाल रुधिर कोशिकाएं जल में रखने पर फूट जाती हैं। दूसरा है, परासरण परिघटना के कारण जल लाल रुधिर कोशिकाओं में प्रवेश करता है। तो कौन सा कथन का सही है इसमें बताना है? तो पहला ही ठीक है इसका, दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है। परासरण परिघटना के कारण जल लाल रुधिर कोशिका में प्रवेश करने की कोशिश करता है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल संक्रामक बीमारियों में से कौन सी एक बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती? तो बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती तो हैजा, आंत ज्वर, बैसिलस पेचिस, यकृत शोथ ए, तो हेपेटाइटिस ए। कौन सा नहीं होता बताइए? तो यकृत शोथ ए, डी आंसर सही है, ये बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। 67 नंबर का, वायरस से होता है वो। परंपरागत कर्णपाली छेदन प्रक्रम में खून नहीं बहता, इसका क्या कारण है? तो व्हाट इज द रीजन व्हाई ब्लड डज नॉट फ्लो इन द ट्रेडिशनल ईयर लोब प्रिंचिंग प्रोसीजर? तो क्या कारण है कि नहीं निकलता है भाई? तो हृदय कर्णपालिकाओं को खून की आपूर्ति नहीं करता है। अरे भाई, ऐसा नहीं है। कर्णपालिकाओं में पाए जाने वाली उपस्थितियों
उपस्थितियों में शरीर के अन्य भागों के विपरीत अपेक्षाकृत कम खून की आपूर्ति होती है, तो बी इसका आंसर सही है। कर्णपालिका मित्र अविभाजित ऊतक नहीं होते भाई। कर्णपाली छेदन के समय में इस्तेमाल होने वाली सुई निर्जम हो नहीं, इसे नहीं है, बी सही है, फ्लो कम होता है वहाँ पे। 69 है, रुधिर के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक भाग शरीर की रक्षा का काम करता है, तो श्वेत रुधिर कोशिका होती है, बी आंसर सही है। 70 है, पोलियो बीमारी किसकी वजह से होता है, तो जीवाणु, कवक, विषाणु, कृमि, तो विषाणु के कारण होता है, सी आंसर सही है। इसमें जो होता है गला, रीढ़ और नाड़ी तंत्र प्रभावित होता है। अगला है 71 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर का कठोरतम अंग है, सिर की करोष्ठी, हड्डियां, अंगूठे का नाखून, दांतों का इनेमल, मेरू कशेरुकी, तो कौन सा है, तो दांतों का इनेमल, सी आंसर सही। दांतों का इनेमल जो है, दांतों का रक्षा कवच इनेमल हमारे शरीर का कठोरतम अंग है। इसके नष्ट होने पर हमारे दांतों को ठंडा गर्म लगता है। 71 का सी आंसर सही, इंपॉर्टेंट है भाई, ये सेंसोडाइन लोग करने लगते हैं, ठंडा गर्म लगता है तो। एक पिंड का वजन भूमध्य रेखा पर 5 kg है, ध्रुवों पर उसका संभाव्य वजन कितना होगा, तो 5 किग्रा, 5 किग्रा से कम किंतु शून्य नहीं, 0 किग्रा 5 किग्रा से अधिक होगा, थोड़ा सा अधिक हो जाएगा और क्या होगा, डी आंसर सही है, क्योंकि ध्रुवों पर ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा लगती है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समूह प्राणी कोशिकाओं में विद्यमान है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका कला, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, हरित लवक नहीं, केंद्रक, कोशिका कला, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, और क्या है, कोशिका कला नहीं, कोशिका कला ठीक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक नहीं, तो सी आंसर इसका सही है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति जो दे दिया था, यही मामला गड़बड़ा दिया इसमें, ये पेड़ों में होता है, तो डी सी इसका आंसर सही है। केंद्रक होता है, कोशिका कला होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका द्रव होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती। अगला है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है, यह ह्रास कितना होता है, तो उसके द्वारा विस्थापित पानी के बराबर होता है, विस्थापित पानी के भार के बराबर, तो ए आंसर सही है इसका। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है, 75 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव ही पदार्थ के द्रव्यमान 2 kg के पिंड ए और द्रव्यमान 4 किग्रा के पिंड बी को सूर्य की रोशनी में कुछ समय अंतराल के लिए रखा गया। अगर दोनों पिंड के तापमान में बढ़ोतरी बराबर होती है तो इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगर एक 4 किलो का है, एक 2 किलो का है, 2 पिंड हैं, अगर उनको सनलाइट में एक ही साथ रखा जाता है और तुरंत एक समय के लिए और फिर हटा लिया जाता है, तो उनके जो तापमान में जो बढ़ोतरी होती है वो किसके बराबर होती है, तो हम जानते हैं कि ई बराबर एम सी स्क्वायर से चलता है वो, तो चलिए अब देख लेते हैं ऑप्शन। तो बी द्वारा आवेशित ऊष्मा दोगुनी होगी क्योंकि उसका द्रव्यमान दोगुना है, तो पहला इसका सही है। ए का आवेशित ऊष्मा दोगुनी होगी क्योंकि उसका द्रव्यमान आधा है, तो ऐसा नहीं है, सब गलत है। ई बराबर एम सी स्क्वायर से काम होता है इसका, तो एम सी जो सी स्क्वायर है वो नियतांक है, ठीक है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऊर्जा डायरेक्टली पर मास के होती है, जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करेगा, इसीलिए पहला सही है, क्योंकि 4 किलो वाला दोगुना अवशोषित करेगा ऊष्मा को, तो याद रखिएगा जिसका भार अधिक होगा वो ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है। दूसरी बात समझ सकते, जिसका भार ज़्यादा होगा उसमें जो परमाणु होंगे या कण होंगे वो ज़्यादा होंगे, जिसका भार कम उसमें कण कम होंगे, तो कण ज़्यादा जितने ज़्यादा कण होंगे वो समान तरीके से वो भी ऑब्जर्व करेंगे। 76 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केपलर के ग्रह की गति के पहले नियम की सही व्याख्या करता है। केपलर के ग्रह की गति के पहला नियम की व्याख्या कौन करता है, तो सभी ग्रह अंडाकार कक्षाओं में सूर्य के साथ फोकस पर चलते हैं, पहला सही। दूसरा है सूर्य से ग्रह का त्रिज्या वेक्टर बराबर समय में बराबर क्षेत्र में घूमता है, नहीं है। किसी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग दीर्घवृत्त के अर्ध प्रमुख अक्ष के घन के समानुपाती होता है, तो नहीं होता भाई, ये भी नहीं होता, इसका पहला ही ठीक है। सभी ग्रह अंडाकार कक्षा में सूर्य के साथ एक फोकस पर चलते हैं या उसको चारों तरफ घूमते रहते हैं। 77 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो लौ है, मैग्नीशियम है, मेलिबेडिनम है, मैग्नीज है, कौन सा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा के बताइए इसको। मैग्नीशियम नहीं है, बी मैग्नीशियम इनके लिए
सूक्ष्म पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो मानव या अन्य जीव के लिए भौतिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। ये सूक्ष्म पोषक जिसमें लोहा, मैग्नीज, निकिल, जस्ता, तांबा, मोलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन होता है। तो क्या सूक्ष्म पोषक नहीं है बताना है। या मैग्नीशियम जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, ठीक है। 78 का किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो एक तत्व का द्रव्यमान संख्या उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, तो यही सही है और बाकी सब गलत है। उनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, ठीक है। 79 नंबर है कि पोर्टलैंड सीमेंट में निम्नलिखित में से कौन सी धातु कैसे होती है, क्यों मतलब कौन सा तत्व कितना होता है। सबसे अधिक चूना होता है, ये बात है, इसी क्रम में रहेगा भी। सबसे अधिक सिलिका, उसके बाद सिलिका होता है, तो CaO, फिर सिलिका होता है, सिलिका ऑक्साइड, फिर से एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना, फिर से क्या होता है, फेरस ऑक्साइड होता है, Fe होता है, याद रखिएगा। तो कौन सा आंसर है इसका, तो पहला इसका सही है, CaSO2, Lo2, FeO3, तो ए इसका आंसर सही है। अगला है अनियत तापी प्राणी कौन होते हैं। अनियत तापी होते हैं जिनका तापमान इन्वायरमेंट के तापमान के बदलने से बदलता रहता है, उनको कहते हैं। तो पहला है वे प्राणी जिनका रुधिर में हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये गलत है। वे प्राणी जो खूंखार नहीं होते, ये सब भी गलत है। वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान स्थिर होता है, तो ये वो नहीं होते। वे प्राणी जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप बदलता है, डी आंसर सही है इसका। अगला है पौधे और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट, पौधे और प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। तो सेलुलोज, ग्लूकोज नहीं, स्टार्च और ग्लूकोजन भी नहीं, स्टार्च और ग्लूकोज, तो सी आंसर सही है। स्टार्च और ग्लूकोज में वो होता है, संचित होता है। दांत्र कोशिका अरक्ता, सिकल सेल एनीमिया रोग किसके असामान्यता के कारण होता है। तो श्वेत रुधिर कोशिका नहीं, आरबीसी ऐसे हो जाती है, अर्धचंद्राकार हो जाती है ऐसे। आरबीसी ऐसे होती है, उसको कट के ऐसे कट जाता है, ऐसे यहाँ से कट गया मान लीजिए, अर्धचंद्राकार, ऐसे इसका सेल अर्धचंद्राकार हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है इसका, ठीक है। तो बी आंसर सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेल है, तो बताना है कौन सा सही सुमेल है। तो पहला समस्थानिक समान परमाणु संख्या किंतु परमाणु संहति वाले परमाणु, भिन्न परमाणु संहति वाले। तो समस्थानिक समान स्थान माने समान परमाणु, जो परमाणु संख्या समस्थानिक, हमें भी बताया था आपको कि जो आइसोटोप होते हैं या समस्थानिक होते हैं उनका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु संख्या समान होती है, तो पहला ठीक है। दूसरा समभारिक न्यूट्रॉनों की संख्या समान किंतु भिन्न परमाणु संख्या वाले होते हैं, तो ये गलत हो गया। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन और समान द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं, तो ये भी गलत है। इसका केवल एक सही है, बी आंसर सही होगा, केवल एक सही है इसमें, पहला वाला, बाकी दोनों गलत हैं, याद रखिएगा। समभारिक वे परमाणु होते हैं जिनके द्रव्यमान संख्या समान होती है किंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। सम न्यूट्रॉनिक वे होते हैं जिसमें सम न्यूट्रॉनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ठीक है, सम न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है इसमें, ठीक। बहुल लेंस अपवर्तक दूरबीन में क्या प्रमुख होता है। तो मेजर इन रिफ्रैक्टिंग मल्टीपल लेंस टेलीस्कोप में क्या होता है। तो एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण नहीं, समान फोकस दूरी के दो उत्तल नहीं, ये भी नहीं, भिन्न फोकस दूरी के दो अवतल नहीं उत्तल होते हैं, तो असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं इसमें, ठीक है, डी वाला इंपॉर्टेंट है। असमान फोकस के दो उत्तल लेंस लगे होते हैं इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, तो हाइपरोपिया के बारे में पूछ रहा है। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें कोई वस्तु दूरस्थ वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो देख सकता है, इसको पहला गलत हो गया। तो दूर दृष्टि के बारे में बात कर रहा है, हाइपरोपिया के बारे में बात कर रहा है, दूर दृष्टि, तो उसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, पास की नहीं दिखाई देती। कोई वस्तु निकट की वस्तु को स्पष्टता नहीं देख पाता, दूसरा ठीक है। तीसरा है आँख का निकट बिंदु सामान्यतः स्थिति से दूर हट जाता है, तो तीसरा भी सही है। चौथा है आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है, तो ये चौथा गलत है। तो इसका 2 और 3 सही है, डी आंसर सही है 85 का। अगला क्वेश्चन है किसी गाड़ी के अग्रदीप हेडलाइट के प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए
उपयोग में लाना चाहिए। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को पावरफुल बनाने के लिए क्या हम उपयोग में ला सकते हैं, पूछ रहा है। तो अग्र पृष्ठ रतल आलेपित समतल दर्पण, दूसरा क्या है, पश्च पृष्ठ रजत आलोपित समतल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण। तो सी इसका सही है, अवतल दर्पण हम यूज कर सकते हैं, सी आंसर सी है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोडा लाइम ग्लास का मुख्य घटक है। सोडा लाइम ग्लास का मुख्य घटक क्या है। तो सोडियम ऑक्साइड नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं है, सिलिका है। ये डी आंसर सही है, सिलिका है। तो सिलिका है ये, डी आंसर सही है। 88 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया है, बताना है 88 का। कह रहा है कि बर्फ का जल में रूपांतरण होना एक भौतिक क्रिया है। तो ठीक है, ये भौतिक क्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर जल बर्फ बन जाता है तो बर्फ जल बन सकता है। कोई परिवर्तन जिसमें रासायनिक संयोजन अपरिवर्तित रहता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये भी ठीक है, तो दोनों ही सही है, ए इसका आंसर सही है। ए और दो दोनों सही हैं और दूसरा एक की व्याख्या कर रहा है, ठीक है। कोई परिवर्तन जिसमें रासायनिक संयोजन अपरिवर्तित रहता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है ये। अगला क्वेश्चन है सिरका किससे बनाया जाता है। एथेनोइक अम्ल से, बैलेरिक अम्ल से, मेथनोइक अम्ल से, ब्यूटेनोइक अम्ल से। तो सिरका किससे बनता है भाई, तो एथेनोइक अम्ल से बनता है, ए इसका सही आंसर है। तो एथेनोइक अम्ल को 7 से 8% तनु विलयन में सिरका कहलाता, तनु विलयन सिरका कहलाता है, तनु विलयन इसका सिरका कहलाता है, ठीक है। तो एथेनोइक अम्ल सिरका का स्रोत होता है, ठीक है। 90 है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह वर्षण का प्रकार कहा जाता है। कौन सा समूह वर्षण का एक प्रकार है। कुहरा है, ओस है, वर्षा है, वायु है, जल है, मृदा है, कुहरा है, जल है, वर्षा है, ओस है, मृदा है, वर्षा है। तो कौन सा कहा जाता है। तो कुहरा, ओस और वर्षा को वर्षण कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ए आंसर सही है इसका। अगला है 91 का, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंग द्वारा उत्पादित नहीं होता। तो वायु में ध्वनि तरंग द्वारा उत्पादित नहीं होता, ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। तो क्या नहीं होता है, तो ध्रुवण नहीं कर पाता, ये इसका आंसर सही है। तो ध्रुवण प्रकाश का गुण होता है, न कि ध्वनि का। तो ध्रुवण प्रकाश में होता है, ठीक है। पोलराइजेशन जो होता है प्रकाश का गुण है, साउंड का नहीं है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कमानी तुला पर लटका गया किसी पिंड का वजन पृथ्वी पर 10 kg है। उसी कमानी तुला को लटकाए गए पिंड को किसी ऐसे ग्रह पर ले जाया जाता है जिसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्व का आधा है। तो तुला का पठन क्या होगा। तो जब आधा हो जाएगा तो उसका भारहीनता का अभाव होगा उसका, तो उसका जो वजन है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। सी इसका सही आंसर है, 5 किलो हो जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि G/2 हो जाएगा वो, mg/2 हो जाएगा। तो सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है एक ही पदार्थ के बने दो धात्विक तारों ए और बी की लंबाई समान है। यदि बी का अनुप्रस्थ परिच्छेद ए के अनुप्रस्थ परिच्छेद का दुगुना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बी का वैभव प्रतिरोध है। तो कौन सा है वैभव प्रतिरोध। ए का वैभव प्रतिरोध का, बी का वैभव प्रतिरोध है, ए का आधा होगा, ठीक है। तो ए के वैभव प्रतिरोध का बी आधा होगा, ठीक। तो डी आंसर सही होगा इसका। तो एक ही धातु बने दो धात्विक तारे ए और बी तार हैं जिनकी लंबाई समान है, बट उनका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का दोगुना है। तो बी का जो है मोटाई ज़्यादा है और ए की मोटाई कम है। तो पूछ रहा है जिसके जो जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध क्षमता उतना ही कम होगी, अधिक होगी, याद रखिएगा, अधिक होगी। तो वैद्युत प्रतिरोध कितना होगा, आधा होगा उसका, एक के वैद्युत प्रतिरोध का आधा होगा उसका। तो इसका डी आंसर सही है, क्योंकि जो आर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/L/A होता है, ठीक है। ये L/A होता है लंबाई और एरिया कॉट सेक्शन। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/A हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से दोनों की लंबाई बराबर है, तो लंबाई L हो जाएगी, ठीक है। तो L आर बराबर कितना हो जाएगा, L/2x हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा उसका। तो ए इसका डी आंसर सही है।
याद रखिएगा कि एक ही वैद्युत प्रतिरोध का हाफ हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। डी वाला 94वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम होता है, ठीक है। पृथ्वी रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, भी ठीक है। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के घटने पर जी के मान में कमी आती है, तो जी का मान बढ़ जाता है भाई। उल्टा होता है ना, जब पृथ्वी घूर्णन बढ़ रहा है तो जी का मान घट रहा है। जब पृथ्वी की घूर्णन गति घटेगी तो जी का मान बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो डी आंसर सही है इसका, ठीक है। इसको जी का मान बढ़ना चाहिए यहाँ पे, या जी का मान कम हो रहा है इस वाले में बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो डी आंसर सही है इसका। पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 95 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा, 11.2 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग 12 में तब 11th में तभी रटवाया जाता था इसको। बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पास्कल का नियम नहीं है? पास्कल का नियम नहीं है बताना है। तो द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल, तो यही नहीं है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम पहला, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होगा, ये ठीक है। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम को संचालित किया जाता है, तो ये भी ठीक है। 97वां क्वेश्चन है, 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विस्कोसिटी का गुण नहीं है, श्यानता का गुण क्या नहीं है? ठोस का, द्रव का, गैस का, तरल एवं वायु का। तो ठोस का नहीं है, ये आंसर सही है। तो ठोस का नहीं है, याद रखिएगा। ये तरल का है, द्रव का है, गैस का है, सब में विस्कोसिटी होती है, ठोस में नहीं होती। 98 है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए बताना है। तो जब ध्वनि तरंगे दूर स्थिति किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इस परिवर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। तो कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए, तो ये आंसर सही है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, जैसे आप जाते हो पहाड़ों में चिल्ला के ओ चिल्लाते हो या कुछ भी चिल्लाते हो, किसी का नाम चिल्लाते हो, तो जब पहाड़ों से टकरा के जब वो वापस आता है तो मिनिमम कितना मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए ताकि वो परावर्तित होकर वापस आए? तो 17 मीटर के आसपास होनी चाहिए, ठीक है। परावर्तक सतह जो है इतने बीच दोनों के बीच में से अब बोलने वाला है, मान लीजिए इसे बोल रहा है, ये बोलने वाला है, तो कम से कम इसके बीच यहाँ से दीवार टकरा के दोबारा ये वापस जब जाएगी तो कितना मीटर होना चाहिए, यही पूछ रहा डिस्टेंस ये वाली। तो 17 मीटर के आसपास होने चाहिए, ठीक है। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक की सतह के बीच मिनिमम दूरी 17 मीटर की होनी चाहिए, तभी वो सुनाई देगा, ठीक है। 99 है कि ध्वनि का चाल अति पराध्वनिक हाइपरसोनिक कब होता है? तो कब होता है? जब 5 मैक से अधिक हो जाता है, तो डी आंसर सही है इसका। जब वो 5 मैक से अधिक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक, याद रखिएगा। डी आंसर सही है, 5 मैक से अधिक हो जाता है। 100वां है, प्रदीप्त वस्तुएं ल्यूमिनियस बॉडीज होती हैं, क्या होती हैं इनको बताना है। तो वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देती हैं, तो ये नहीं है। वे वस्तुएं जिनमें से प्रकाश जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, तो ये भी नहीं है। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, तो इसका सी आंसर सही है। सी आंसर सही है। जैसे जुगनू देखे होंगे आप कभी, तो जुगनू रात में जो घूमते हैं, अब तो इस जनरेशन के लोग तो कोई देखे होंगे, मगर जो थोड़े बड़े होंगे जिसकी उम्र 30 के आसपास होगी वो लोग जुगनू देखे होंगे। तो रात में चमकते हैं सब, तो वो खुद के अंदर उनके पास केमिकल होता है, उससे होता है, ठीक है। तो सी आंसर सही है। सूर्य भी एक तरह से कह सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तु है, बल्ब भी प्रदीप्त वस्तु है, मगर अगर जीव में पूछोगे तो उनमें भी होता है। तो जुगनू एक सही उदाहरण है, प्राकृतिक उदाहरण जुगनू है। अगला है 101 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? तो उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, तो ये बताना है। तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति दिया है, तो कैसी होती है?
तो ध्रुव व फोकस के बीच बनती है, याद होना चाहिए पहले आपको कि जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो ध्रुव व फोकस के बीच में स्थित होता है और वो दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, सीधा व आभासी बनता है। इतना आपको पता होगा तो आप इसका ऑप्शन मार लोगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, सीधा और आभासी बनता है। इसी वजह से जब हम मिरर में देखते हैं, जो गाड़ी में मिरर लगा होता है, अब बाइक चलाते हैं तो पीछे गाड़ी पे जो मिरर लगा होता है आपके, तो उसको जब उसमें आप जब देखते हैं तो वस्तु जो आती है पीछे से वो रियल दिखती है, सीधी दिखती है और छोटी दिखती है वस्तु से। नहीं तो बड़ा दिखे तो डर जाओगे आप कि चढ़ गया सर पे मेरे। ट्रक व्रक जो दिखता है छोटा दिखता है तो वही मिरर लगा, उत्तल दर्पण ही लगा होता है उसमें। तो सी आंसर सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ध्रुव और फोकस के बीच में दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, सीधा व आभासी बनता है। ठीक है, अगला 102 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायोड बल्ब का प्रयोग होता है, कहाँ पे होता है? तो रिएक्टिफायर में होता है। बी आंसर सही है, रिएक्टिफायर में। एम्पलीफायर में भी नहीं होता, दोलित में नहीं होता, ट्रांसमीटर में भी नहीं होता, वो श्रीजुकारी में होता है, ये रिएक्टिफायर में होता है। बी आंसर ठीक है इसका, रिएक्टिफायर में होता है। तो दृष्टिकारी या रेक्टिफायर ऐसी युक्ति है जो कि अल्टरनेटिव करंट को वो डीसी करंट में बदलती है, मतलब कि एसी करंट को वो डीसी में बदलती है। याद रखिएगा इसको, डीसी करंट में बदलती है। ठीक, तो सी बी आंसर सही है इसका। 103 नंबर के अम्ल राज निम्नलिखित में से किन अम्लों से मिलकर बनता है? तो HCl पर NO3, HCl प्लस NO3, H2SO4 और NO3, HCl प्लस NO3, तो किससे बनता है बताइए? अम्लराज। तो HCl प्लस NO3 से बनता है। ए आंसर ठीक है इसका। 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल जो होता है, NO3 जो होता है वो 1% होता है, वो HCl जो होता है वो 3% होता है। तो NO3 HCl यही बनता है अम्लराज। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है इसको। यह एक इतना प्रबल अम्ल है कि सोने जैसी वस्तु को, रजत, प्लेटिनम आदि का से क्रियाशील होकर उनको घुला देती है अपने में। इनमें डाल दो, घुल जाएंगे सब लोग, उसी में मिल जाएंगे, उसी में गला देती है सबको। इसका यूज जो होता है आभूषण को साफ करने में किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है वाशिंग सोडा या धावन सोडा होता है। तो क्या होता है वाशिंग सोडा या धावन सोडा? तो सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको। डी आंसर सही है, सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं। तो Na2CO3 इंटू 10H2O को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा होता है। ये सोडियम जो बाइकार्बोनेट है वो खाने वाला सोडा होता है ये। ठीक है, ये वाशिंग सोडा होता है। 105 नंबर का बादल किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो गैस से द्रव का विलयन, गैस में ठोस का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में ठोस का विलयन। तो किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो गैस में द्रव का विलयन का उदाहरण है। ए आंसर सही है, गैस में द्रव विलयन का उदाहरण है ये। कुहरा बादल, अमोनिया गैस का जल में विलयन, गैस में जैसे कुहरा हुआ, बादल हुआ, अमोनिया गैस का जल में विलयन गैस में द्रव का विलयन का उदाहरण है। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताना है। तो ऑक्सिन्स है, जिबरेलिन्स है, एब्सिसिक एसिड है, सोमेटोस्टेटिन नहीं है। डी आंसर सही है इसका, यही नहीं है। बाकी ऑक्सिन्स है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में पढ़िए, ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन्स है, एब्सिसिक एसिड भी है। हिंदी में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो ऑक्सिन्स है, तो ठीक है, डी इसमें नहीं है, याद रखिए, आंसर डी है। 107 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अमाशय से संबंधित है? तो ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, पेप्सिन है, लाइपेज है। तो कौन से संबंधित है अमाशय से? तो पेप्सिन निकलता है उससे। सी आंसर सही है। अमाशय से निकलने वाले जो जठर रस में एंजाइम होता है उसे पेप्सिन या रेनिन कहते हैं उसको, इसको रेनिन भी कहते हैं। ठीक है, पेप्सिन है या रेनिन है। ठीक, अगला है लैंगर हैश की द्वीपिका
पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? लैंगर हैज की द्वीपिका पाई जाती है कहाँ पे? वेस्ट इंडीज़ के द्वीपों में, दक्षिण पूर्वी एशिया में नहीं, यकृत में नहीं, अग्नाशय में, तो अग्नाशय में पाई जाती है। 108 का डी है। लैंगर हैंस की द्वीपिका जो है अग्नाशय का ही भाग है। इसमें बी कोशिका से इंसुलिन, डी कोशिका से ग्लूकान और वाई कोशिका से सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन निकलता है। तो याद रखिएगा, इसको अग्नाशय है। इसी में से बीटा हार्मोन भी निकलता है, उसी को बी हार्मोन कहते हैं। बीटा कोशिका कहते हैं इसको, बीटा कोशिका इसमें, और डी कोशिका है और वाई कोशिका है, 3 कोशिका होती हैं उसमें। तो बीटा से निकलता है, क्या निकलता है बी कोशिका से? तो बी कोशिका से इंसुलिन निकलता है, डी कोशिका से ग्लूकान निकलता है और वाई कोशिका से सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन निकलता है। याद रखिएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन नहीं है? तो कौन सा मादा हार्मोन नहीं है इसमें बताना है। तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है, सी आंसर, ये मेल हार्मोन है। ठीक है। रिलैक्सिन है, तो डी भी है, बी भी है, ए भी है, तो सी इसका नहीं है, बस याद रखिए। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो गोनोरिया, ट्रैकोमा, रेबीज, हर्पीज, तो कौन सा होता है? तो जीवाणु द्वारा गोनोनिया होता है। तो ए आंसर सही है, गोनोनिया जीवाणु से रोग है। और इस रोग में क्या होता है? मूत्र मार्ग प्रभावित हो जाता है। ठीक है। गोनोरिया से मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। निम्नलिखित टीकों में से किस टीका का प्रयोग जन्म के समय किया जाता है? जन्म समय ही किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है जन्म के समय ही? तो बीसीजी है, डीपीटी है, खसरा है, टीटी है। तो ये बीसीजी में बीसीजी का है, ये आंसर सही है उसका। अगला है, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं, जीरोंटोलॉजी कहते हैं और न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। तो ए इसका आंसर सही है, कैलोलॉजी। क्वेश्चन है, प्रदूषक है या प्रभावित अंग है? इससे पहले ऊपर जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी है, तो उसको सही कर लीजिएगा इसी क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन ये भी है, तो मगर उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी ये हो गई है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर प्रभावित होता है, CO से लीवर प्रभावित होता है। ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है, NO2 से कैंसर का शिकायत आ जाती है। और धूल के कण से श्वास संबंधी रोग होता है, धूल के कण से श्वास संबंधी रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया था, सीसा से जो क्या होता है, केंद्रीय नर्वस सिस्टम गड़बड़ होता है। तो सेम क्वेश्चन यही था, इसमें ऑप्शन में सब कुछ यही है, तो ये ध्यान दीजिएगा। CO से लीवर होता है, NO से कैंसर होता है, धूल के कण से श्वास नली प्रभावित होती है, सीसा से केंद्र प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन। तो ए का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे का पहला हो गया। धूल कण से क्या होता है, श्वास संबंधी, चौथा हो गया, और ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसमें गड़बड़ी हो गई थी, थोड़ा इधर उधर मैच हो गया था, तो देख लीजिएगा उसको। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक है और उपयोग है। तो सोडियम 24 का उपयोग क्या होता है? फास्फोरस 32 का, आयोडीन 131 का, या फिर 59 का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, यही बताना है। तो यानी 24 का जो यूज होता है वो परितंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए होता है। तो रुधिर में खराबी उत्पन्न रोगों की, ल्यूकीमिया के उपचार के लिए नहीं, परितंत्र में रक्त में थक्के जमने का पता लगाना आता है। तो ए का तीसरा हो गया। ठीक है। P32 जो है रुधिर की खराबी में उत्पन्न रोगों तथा ल्यूकीमिया के उपचार के लिए P32 का यूज होता है। तो 4 हो गया। ठीक, और आयोडीन में थायराइड ग्रंथि का विकार, तो 1 हो गया ये। और यह 59 जो है अरक्तता का रोग ज्ञात करना, ये हो गया 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ए आंसर ठीक है इसका, 3 4 1 2। अंतरिक्ष केंद्र है और स्थान है, बताना है। तो विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पे है? इसरो का उपग्रह केंद्र कहाँ पे है? अंतरिक्ष उपकेंद्र कहाँ पे है? और सार केंद्र कहाँ पे है? तो विक्रम साराभाई केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में है, याद रखिएगा। 3 इसका आंसर हो गया। इसरो उपग्रह केंद्र जो है
बेंगलुरु में है, तो 1 हो गया। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है अहमदाबाद में है, तो 2 हो गया। सार केंद्र जो है वो कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में है, तो 4 हो गया। तो 1 2 में 3 1 2 4 3 1 2 4 ए इसका आंसर सही है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है भूतुल्य उपग्रह की कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो जियो सिंक्रोनस की जो ऊंचाई होती है कितनी होती है? तो सी होती है 3600 किलोमीटर, ये सही है। तो ये उपग्रह जो यहाँ पे स्थापित होते हैं वो विश्वतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी का परिक्रमा करते रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो 24 घंटे में पृथ्वी का परिक्रमा करते हैं एक सैटेलाइट। 117 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का क्या कारण होता है? मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का क्या कारण होता है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन। तो क्या अलग होता है? मनुष्य रक्तों की भिन्नता का क्या कारण होता है? तो आरबीसी में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन जो होता है वो भिन्न होता है, डी आंसर सही है। 118 की पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में? कोशिका भित्ति, तारकाय, लवक, रिक्तिका, वैक्यूल, क्या नहीं पाया जाता है इसमें बताइए? तो उसमें तारकाय नहीं पाया जाता है, ठीक है। 118 का जो है तारकाय नहीं पाया जाता, तो बी आंसर सही है, तारकाय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं होता? कौन सा क्षार जो है डीएनए में नहीं होता? तो एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, थायमिन, तो कौन सा नहीं होता है? तो यूरासिल नहीं होता, सी आंसर सही है, यूरासिल नहीं होता, यूरेसिल, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक किग्रा द्रव्यमान के एक पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो कितना है? 9.8 है, 9.8 न्यूटन, तो बी आंसर ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है परासभ्य तरंगे में ध्वनि है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? परासभ्य जिसको सुना ना जा सके, परासभ्य होती है वो, सुनाई वाले क्षेत्र से ऊपर होती हैं वो। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 तक शायद हम लोग सुन पाते हैं। कितना पे सुन पाते हैं हम लोग? तो जो 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है जो, उसको हम लोग सुन सकते हैं, तो श्रव्य होती है वो, श्रव्य तरंगे होती हैं, ठीक है, कहलाती हैं। मगर 20,000 से ऊपर जो होती हैं अर्थात 20 किलो हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से जो ऊपर होती हैं वो परासभ्य कहलाती हैं। तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर अधिक वाले, सी आंसर सही है इसका। इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा इसको। 122 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक ताप ऊर्जा की तरंगे कहलाती है? तो ताप ऊर्जा की तरंगे कौन सी कहलाती हैं इसमें? रेडियो, औरक तरंगे, पराबैनिक तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। तो औरक तरंग को हम ताप ऊर्जा की तरंगे भी कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की कई प्रकार की होती हैं जो तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति में एक दूसरे से भिन्नता रखती हैं। जैसे रेडियो तरंगे होती हैं, 10⁵ हर्ट्ज आवृत्ति होती है उनकी, इनका जो प्रयोग होता है प्रसार में होता है। सूक्ष्म तरंगे होती हैं, 10⁻² हर्ट्ज की होती हैं आवृत्ति का, उनका उपयोग रडार में किया जाता है सूक्ष्म तरंगों का। और रक्त जो तरंगे होती हैं 10⁻³ हर्ट्ज होता है आवृत्ति उनकी, और उनका प्रयोग गर्म करने में होती हैं, तो गर्म किया जाता है उनको। तो अवरक्त किरण को ही हम ताप तरंगे कहते हैं। तो इनका यूज माइक्रोवेव में होता है, ठीक है। तो अवरक्त किरणों का 10⁵ हर्ट्ज होती हैं, उनका प्रयोग गर्म करने में होता है। पराबैनिक तरंगे 10⁻16 हर्ट्ज होती हैं, सूर्य की विकिरण का भाग ये होती हैं। 122 का बी आंसर सही है। अवरक्त किरणें इंफ्रारेड, इसी में जो माइक्रोवेव होता है का यूज करते हैं। तो 10⁻³ हर्ट्ज वाले को प्रयोग गर्म करने में होता है, ठीक है। इसको बी आंसर सही है। अगला है 123 नंबर का क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो विद्युत शक्ति की है कि विद्युत ऊर्जा की है कि विद्युत विभव की विभवांतर की, किसकी है? तो विद्युत ऊर्जा की, सी आंसर सही है। अगला है पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त होता है बताना है। तो पेरिस्कोप बनाने में तो उसमें समता दर्पण का यूज किया जाता है, सी आंसर सही है।
समतल दर्पण का यूज होता है। पेरिस्कोप का प्रयोग मुख्यतः समुद्र में पनडुब्बी से बाहर की चीज़ों को देखने में होता है। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का यूज होता है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का यूज होता है। अगला है 125 नंबर का कि चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो बैठा हुआ यात्री आगे की दिशा में झुक जाता है। इसके किसके कारण समझा जा सकता है? इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है? सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो किससे इसको समझ सकते हैं बताइए? तो न्यूटन का पहला नियम है, ये बी आंसर सही है इसका। तो चलती हुई बस अचानक से ब्रेक लगता है तो बैठा हुआ यात्री दिशा की ओर झुक जाता है, आगे की दिशा की ओर, क्योंकि यात्री के शरीर का निचला भाग जो है बस के साथ विरामावस्था में होता है, विरामावस्था में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जो होता है गति अवस्था के जड़त्व के नियम के अनुसार गति में रहता है। ठीक है, यह जड़त्व के नियम अर्थात न्यूटन की गति के पहले नियम पर आधारित है, तो इसीलिए ये इसका सही है, बी वाला आंसर ठीक है कि गुरुत्व का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम। 126 का है कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ टीन और शीशा का एक मिश्र धातु होता है, उसका क्या होता है? तो उच्च प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक। तो क्या होता है ये? देखो याद रखिएगा, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसमें और निम्न गलनांक होता है। ठीक है, ए इसका आंसर सही है। ठीक है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, प्रतिरोध बहुत अधिक होता है उनमें, निम्न गलनांक होता है। ठीक, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सी आंसर सही है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला। तो कौन सा कोयला है बताइए? तो एंथ्रेसाइट कोयला है वो। एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक 85% पाई जाती है, इससे भी अधिक रहती है वो। ठीक है, एंथ्रेसाइट में तो सबसे उत्तम जो क्वालिटी का कोयला होता है, सी आंसर सही है। अगला है, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थों को क्या कहते हैं? मेटलर्जी, फ्लक्स, गैंग, स्लैग। तो क्या कहते हैं उनको? तो गैंग कहते हैं उनको, सी आंसर सही है, गैंग कहते हैं उसको। 129 का सी, गैंग कहते हैं। अगला है 130 नंबर क्वेश्चन है कि आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसके द्वारा उपस्थिति में के कारण होता है? आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो है उसकी उपस्थिति किसके कारण से होता है? तो फ्रांसियम, बेरियम सल्फेट, कैडमियम, स्ट्रांसियम। तो किसके कारण होता है? तो स्ट्रांसियम के कारण होता है, डी आंसर सही है, स्ट्रांसियम के कारण होता है। 131 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? पारा का अयस्क क्या है? सीनेबार, कैस्टेराइट, गैलेना, क्यूपराइट। तो सीनेबार होता है इसका, सीनेबार, ये इसका आंसर सही है, सीनेबार होता है। अगला है, जस्ते का फूल कहते हैं, जस्ते का फूल क्या है? जस्ते का फूल किसे कहते हैं भाई? जिंक फास्फाइड को, जिंक ऑक्साइड को, सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर नाइट्रेट को। तो किसको कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, बी आंसर सही है, जिंक ऑक्साइड को। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को कहते हैं। अगला है, प्रेशर कुकर में भोजन तेज़ी से पकता है क्योंकि वायुदाब में क्या होती है? वायुदाब में वृद्धि विशिष्ट ऊष्मा को बढ़ा देती है, विशिष्ट ऊष्मा को घटा देती है, क्वथनांक को घटा देती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है। तो क्या करता है कुकर? क्वथनांक को बढ़ा देता है, डी आंसर है, पानी का जो क्वथनांक होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, दब, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, क्वथनांक को बढ़ा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको बढ़ जाता है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि, क्यों चलता है भाई? वायु का अपवर्तन कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, यही सही है इसका, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वायु की कम होती है और कांच की ज़्यादा होती है, उस मामले में अपवर्तनांक जो होता है कांच का, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, इसलिए वायु में तेज चलती है। ठीक है, तो ए आंसर सही है इसका। अगला है 135 का कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए? तो
कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम नहीं, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नहीं, द्रव्यमान के संरक्षण का इसमें नहीं, रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पे काम करता है, डी सही है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट पे काम करता है, डी आंसर सही है। ठीक है, रेखीय संवेग पे काम करता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी स्थिति क्या होती है? तरंग दरें समान होती है, सब समान बनी रहती है, आवृत्ति समान होती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंग दर बढ़ जाती है। तो तरंग आवृत्ति बस चेंज होती है, बाकी सब बदल जाता, आवृत्ति वही रहती है, बाकी सब बदल जाता है। 136 का बी होगा। आवृत्ति समान बनी रहती है, तरंग दर बदल जाती है, उसकी स्पीड भी बदल जाती है, सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है आवृत्ति को छोड़ के बस। तो बी आंसर इसका ठीक है। 137 का है, 137 का क्वेश्चन है कि तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसका व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, की जा सकती है? तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ए इसका आंसर सही है। विक्षेपण नहीं, परावर्तन भी नहीं, विवर्तन भी नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, अगर 138वां क्वेश्चन है कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब माध्यम के दाब में कमी होती है, माध्यम के ताप में वृद्धि की जाती है, माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है, उपरोक्त से बी और सी दोनों। तो कौन सा सही आंसर है? तो बी, माध्यम के तापमान में अगर वृद्धि की जाती है तो ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है। ठीक है, माध्यम में अगर नमी में वृद्धि की जाती है तब भी वो अधिक स्पीड से चलती है, तो डी आंसर सही है इसका। वायु में ध्वनि का वेग v इक्वल टू होता है √E/P। ठीक है, E/P होता है, जिसमें जो E होता है वो समतापी परिस्थिति में E समानुपाती बराबर P होता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो इतना जोर मजे बस इतना याद रखिए कि माध्यम के तापमान में वृद्धि होने से ध्वनि का वेग थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, और नमी बढ़ने पे माध्यम में नमी बढ़ जाती है तो वेग थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हीट से भी वृद्धि से भी बढ़ता है, नमी की वृद्धि से भी बढ़ता है, याद रखिएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? 139वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो कांच निर्माण में सबसे पहला घटक उसमें सिलिका होता है, ए इसका आंसर से सिलिका, और कुछ भी नहीं, सिलिका सबसे मुख्य घटक है इसका। ये पिछले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, सिलिका सही है। 140वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण नहीं, इसमें ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। तो कौन सा मिश्रण? तो ग्रेफाइट ही कोई मिश्रण नहीं है। ठीक है, कांच में मिश्रण सिलिका है और अन्य लगे हैं, पीतल में भी मिश्रण है। ठीक है, जिंक है, और पीतल में कौन सा चीज़? जिंक मिला होता है, और क्या मिला होता है? कॉपर, तो ब्रॉस बनता है। इस्पात में भी मिश्रण होता है। 141वां क्वेश्चन है, 141 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही निर्धारित करता है? तो प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या। तो सबसे अधिक क्या डिसाइड करता है? तो प्रोटॉनों की संख्या क्रमांक संख्या होती है, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे क्रमांक संख्या कहते हैं। अब प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को उस भार कहते हैं, उस परमाणु को भार कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, उसको भार कहते हैं। अगला है, पर्णहरित का धातु संगठक क्या होता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज होता है कि मैग्नीशियम होता है, इसी में फर्क फंसनी है मत, ये दोनों ऑप्शन दिया रहा है तो इसी में घाल में हो जाएगा। इसको बारीकी से देख लीजिए क्या होता है। तो पूछा था ना कि क्या कौन सा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो मैग्नीशियम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं, क्योंकि अधिक मात्रा में पेड़ों में होना चाहिए तभी वो प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे पर्णहरित में। तो मैग्नीशियम इसका आंसर है, डी आंसर से। मैग्नीज इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, माइक्रो। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है वो पर्णहरित का मुख्य धातु संगठक है। 143वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? जल की अस्थायी कठोरता होती है। जल की अस्थायी कठोरता होती है, क्या होती है? पहला है, कैल्शियम के विलेय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण, कैल्शियम के विलेय बाइकार्बोनेट की विद्यमानता के कारण, मैग्नीशियम के विलेय सल्फेट की
विद्यमानता के कारण, मैग्नीशियम के विलेय बाइकार्बोनेट की विद्यमानता के कारण। तो किस कारण होता है जल की अस्थायी कठोरता, बताइए। तो ये गलत है, ये भी गलत है, बाइकार्बोनेट नहीं होता इसमें, इसका बाइकार्बोनेट नहीं, वो कार्बोनेट होता है, क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के विलेय सल्फेट के विद्यमानता के कारण होता है। तो कैल्शियम के क्लोराइड के और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होता है। तो 1 3 सही है, बी आंसर सही है इसका। सही उत्तर चुनना भी था। अगला क्वेश्चन है, कांच है तो एक क्रिस्टल ठोस है, एक आयनिक ठोस है, एक प्रत्यास्थ ठोस है, एक परिवर्तित ठोस है। तो कांच क्या है बताइए। एक प्रत्यास्थ ठोस है, सी आंसर सही है। कांच एक प्रत्यास्थ ठोस है। 45वां है, मुख्य मधुमक्खी दंश के कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अंतःक्षेपित अम्ल है। तो क्या नाम है उस अम्ल का। तो उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, डी आंसर सही है, याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल होता है इसमें, इंपॉर्टेंट है, मेथेनोइक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल, डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 146 का कि हीरे के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो इसे प्रकाश परिवर्तन करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों में रत्नों की तरह प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, यह विद्युत का सुचालक है, नहीं, ये कुचालक है, गलत हो गया ये। इसे कांच, संगमरमर, पत्थर और अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी ठीक है। चौथा है, इसे सैलों के बेधन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये भी ठीक है। तो 1 3 4 सही है, ए आंसर सही है इसका, 1 3 4, ठीक है। ये सुचालक है विद्युत का, याद रखिएगा। यह विद्युत का सुचालक नहीं, कुचालक है। ये सुचालक दिया है इसमें, ये कुचालक है। तो हीरा जो होता है इलेक्ट्रिक बंध बनाने में प्रयुक्त होता है, अतः इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। अतः यह जो इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का अचालक है, ठीक है, कुचालक है। अगला है 147 का, मानव के आमाशय में यक्ष अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। यक्ष क्या है। तो मानव के पेट से जो निकलता है उसके बारे में पूछ रहा है कि अम्ल क्या है। तो एसिटिक अम्ल नहीं है, मेथेनोइक अम्ल भी नहीं है। मेथेनोइक अम्ल मधुमक्खी और हाड़ा-हाड़ी के काटने से, बर्रे के काटने से होता है, ठीक है। उसमें से निकलता है, वो जो जलन करता है, फूलता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सी आंसर सही है इसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 148 नंबर का है, जीवित जीवों में जैव उत्प्रेरक क्या कहलाता है। तो एंजाइम कहलाता है, डी आंसर सही है, एंजाइम कहते हैं उसको। एंजाइम जो है जैविक उत्प्रेरक होता है। 149 नंबर क्वेश्चन है, जीवों के विभिन्न प्रकारों में छत्रक मशरूम किससे संबंधित है। तो कवक से संबंधित है, सी आंसर सही है इसका, वो कवक है, कवक से संबंधित है, सी आंसर सही है। 150 है, समाचार पत्र में लपेटे खाद्य को किससे संदूषित होने की संभावना होती है। शीशम, एल्युमिनियम, लोहा, मैग्नीशियम। तो किससे होने की संभावना होती है। तो शीशे से, ये आंसर सही है। शीशा जो होता है एक सामान्य किंतु हानिकारक पर्यावरण प्रदूषक है। शीशे द्वारा प्रदूषित भोजन एक गंभीर संकट है। कभी कभी समाचार पत्रों में लपेटे हुए खाद्य पदार्थ शीशे द्वारा प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्र में स्याही में शीशा होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगला है 150 तो हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया इसका। तो साइंस का 150 क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसमें, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, मगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एकदम सिंपल और उसमें घुमा फिरा देगा आपको। तो इसी में कई ऑप्शन दे देता है, या तो मल्टीपल चॉइस दे देगा, तो उसमें समस्या हो जाती है। बाकी क्वेश्चन सही था इसका। चलिए, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।